हम सभी को पता है कि बहुत सारे सॉलिड्स, खासकर मेटल्स, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। इस लिहाज से सॉलिड्स को हम बेसिकली दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। एक तो जो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर हो, जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स कहा जाता है, और दूसरा जो कि बहुत बुरा कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी का, उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। मेटल्स जैसे कि कॉपर, आयरन, सिल्वर, ये सब इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। अगर कॉपर का एग्जाम्पल हम लें तो फिर हम ये पाते हैं कि कॉपर का कंडक्टिविटी होता है 6 × 10⁻⁷ इतना पर ओम पर मीटर। ये जो यूनिट है पर ओम पर मीटर, इस पे फ़िलहाल तो आप ध्यान न दें। फिज़िक्स में आगे चल के जब करंट इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ेंगे उस समय आप देखेंगे इसका असली मतलब क्या निकल के आता है। अब सिर्फ नंबर पे ध्यान दें। कॉपर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है 6 × 10⁻⁷ पर ओम पर मीटर। ये काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ये नियरली होता है, ये होता है 5.96 के आसपास। सो इट इज़ नियरली 6 × 10⁻⁷ पर ओम पर मीटर। डायमंड ये करंट का बहुत बुरा कंडक्टर होता है। इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है नियरली 10⁻⁻11 से लेकर 10⁻⁻18 पर ओम पर मीटर। ये बहुत बुरा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। सो कंडक्टर्स हम उन्हें कहते हैं जो कि गुड कंडक्टर्स होता है, जो कि बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, वेरी गुड वे में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, या मैं कह दूँ वेरी हाई बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कर सकता है। और इंसुलेटर वेरी लो इलेक्ट्रिक करंट वो कैरी कर सकता है। और कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं, कुछ मटेरियल ऐसा भी होता है जिनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीचों बीच होता है। फॉर एग्जांपल जर्मेनियम, इन्हें हम सेमी कंडक्टर मटेरियल्स कहते हैं। सेमी मतलब आधा, सेमी कंडक्टर मतलब आधा कंडक्टर। इसका जो प्रॉपर्टी होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो प्रॉपर्टी होता है, ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीचों बीच होता है। ये जो जर्मेनियम है, जर्मेनियम का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इट इज़ नियरली 1 पर ओम पर मीटर। सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच का होता है, इन बिटवीन कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है और बहुत कम भी नहीं होता है, दोनों के बीच में होता है। रफली कहा जाए तो नॉर्मली कंडक्टर्स का कंडक्टिविटी होता है 10⁴ से लेकर 10⁷ पर ओम पर मीटर तक। और जो इंसुलेटर्स होते हैं इनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है 10⁻⁻10 से लेकर 10⁻⁻20 इतना पर ओम पर मीटर। और जो सेमीकंडक्टर्स होता है इनका जो कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इन्हीं के बीच में होता है 10⁻⁻10 से लेकर 10⁴ पर ओम पर मीटर के बीच में। ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होता है, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल्स बड़ा इंटरेस्टिंग मटेरियल्स होता है। आगे चल के हम इस वीडियो में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में जानेंगे। और 12th के अंतिम भाग में, फिज़िक्स के अंतिम भाग में जाकर आपको सेमीकंडक्टर मटेरियल्स और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है। वहाँ पर आप डिटेल्स में इसके बारे में पढ़ेंगे। इनमें बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ निकल के आता है। अगर इसमें इम्प्योरिटी डाल दिया जाए तो ये बड़ा बेहतरीन और बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से ये बिहेव करने लगता है। तो आज का इस वीडियो का जो मेन मुद्दा है, वो मेन मुद्दा ये है कि ये जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ सॉलिड में आता है, जो ये वाइड रेंज का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है सॉलिड्स में, ये जो वाइड रेंज है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में या कंडक्टिविटी में, ये वाइड रेंज आता क्यों है? क्या रीज़न है कि कुछ सॉलिड्स कंडक्टर जैसा बिहेव करता है, कुछ इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है और कुछ सेमीकंडक्टर जैसा बिहेव करता है? इसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या है? तो इसके पीछे जो एग्जैक्ट रीज़न है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड एनर्जी बैंड। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में जानेंगे और उसके बाद इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हमें जानना है कि जो बैंड है, एनर्जी बैंड है, वो क्या होता है। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सिंपलेस्ट एग्जांपल, अगर सिंपल एटम का मॉलिक्यूल हम देखें तो वो है हाइड्रोजन एटम। फॉर एग्जांपल ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है और हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन डिपिक्टेड है। सो एक प्रोटॉन होता है, अगर प्रोटियम की बात करें, हाइड्रोजन 1 की बात करें, तो एक प्रोटॉन होता है इसके न्यूक्लियस में और एक इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में एग्जिस्ट करता है। तो ये तो हाइड्रोजन एटम हो गया। अगर इस हाइड्रोजन एटम का एनर्जी लेवल देखें, अगर इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल देखें, तो यहाँ पर सिर्फ एक s ऑर्बिटल है। सो 1s ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। अब जब ये बॉन्ड बनाता है दूसरा हाइड्रोजन एटम के साथ, एक दूसरा ही हाइड्रोजन एटम जब इसके साथ ये बॉन्ड बनाता है, तो उस समय क्या होता है, उस समय ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाता है। सो यहाँ पर दो एटम्स मिलकर बनाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यहाँ पर दो एनर्जी लेवल्स होता है, एक को बॉन्डिंग और दूसरे को एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल हम कह सकते हैं। यहाँ पर यही जो 1s ऑर्बिटल्स था, यहाँ पर एक 1s ऑर्बिटल और यहाँ पर दूसरा 1s ऑर्बिटल, ये 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में स्प्लिट हो गया। लेकिन यहाँ पर जब ये एटॉमिक फॉर्म में था, उस समय इसका सिर्फ एक ही एनर्जी लेवल था। लेकिन जैसे ही ये मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ, वैसे ही ये जो 1s ऑर्बिटल है, यही 1s ऑर्बिटल दो क्लोज एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट कर गया। तो यहाँ पर ये 1s ऑर्बिटल दो एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट कर गया। जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, उस समय एटॉमिक ऑर्बिटल का जो एनर्जी लेवल होता है, वो जब दो एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाता है, तो दो एनर्जी लेवल्स में जो वैलेंस ऑर्बिटल है, ये वैलेंस ऑर्बिटल ये जो है ये स्प्लिट कर जाता है एनर्जी लेवल्स में, अलग अलग एनर्जी लेवल्स में, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में। बड़ा ही क्लोज होता है, इनके बीच का जो गैप होता है बहुत कम होता है, ये एनर्जी लेवल बड़ा ही क्लोज होता है। यहीं पर जो लोअर एनर्जी लेवल होता है, जिसे कि हम बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल एनर्जी लेवल कह सकते हैं, उसी में जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसी में रिसाइड करता है। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए इस तरह से दो अलग अलग स्पिन वाले, दो अपोजिट स्पिन वाले दो इलेक्ट्रॉन नीचे वाले कम वाले एनर्जी लेवल पे एग्जिस्ट करता है। जब ये भर जाता है, फिर ऊपर वाला एनर्जी लेवल भरता है। तो ये तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट था कि एनर्जी लेवल जो है ये स्प्लिट कर जाता है। और ये हम बात कर रहे थे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, जो कि गैसेस स्टेट में रहता है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, जो मेन मुद्दा है, हमारा मेन मुद्दा सॉलिड्स का है। तो अगर सॉलिड्स का केस देखें, तो सॉलिड जब क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, तो वहाँ पर दो एटम्स एक साथ नहीं रहता, बल्कि करोड़ों अरबों एटम्स एक साथ रहता है, बिलियंस ऑफ एटम्स एक साथ रहता है। अब अगर दो एटम मिलने से एक ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल दो पार्ट में स्प्लिट कर जाए, तो फिर अगर अरबों बिलियंस ऑफ एटम्स अगर एक साथ आए और क्रिस्टल बनाए और एक दूसरे को सारे एटम्स अगर इन्फ्लुएंस करें, तो उस सेंस में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, उसका एनर्जी लेवल बिलियंस ऑफ पार्ट्स में टूट जाएगा। सो यहीं से आता है बैंड थ्योरी का कॉन्सेप्ट, बैंड थ्योरी। हम एग्जाम्पल लेंगे फिलहाल, तो चलिए एक सिंपल सा एलिमेंट का बना क्रिस्टल का एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम। सोडियम का अगर आप एनर्जी लेवल देखें, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है और वो रहता है 3s ऑर्बिटल में। सो सोडियम हमें पता है कि इसमें 11 प्रोटॉन्स होता है और 11 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ऐसे में अगर इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, ये इसका न्यूक्लियस है सोडियम का, और 1s ऑर्बिटल
2s और 2p ऑर्बिटल्स एक ही साथ में एक शेल के तौर पे इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो 3s ऑर्बिटल है यही इसका वैलेंस ऑर्बिटल होता है और यही बॉन्ड बनाने में रिस्पॉन्सिबल होता है 3s ऑर्बिटल। और इस 3s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, इसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ऑब्वियसली ये जो 1s है इसमें 2 और 2s में 2 और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप गिन के देख ले, आपको 11 मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर 3s का ये जो इलेक्ट्रॉन है यही रिस्पॉन्सिबल होता है बॉन्ड बनाने में, और ये जो 3s ऑर्बिटल है यही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट होता है और बॉन्ड बनता है, जिससे कि ये सोडियम एटम क्रिस्टल बनाता है। अगर सोडियम एटम का, सिंपल एटम का हम एनर्जी लेवल्स देखें तो ये 1s ऑर्बिटल होता है, ये 2s ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल होता है और 2p ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल इसी का बहुत क्लोज होता है, और फिर 3s ऑर्बिटल और यहीं पर जो इलेक्ट्रॉन है या ये जो एनर्जी लेवल है यही स्प्लिट करता है, और जो वैलेंस शेल है या वैलेंस ऑर्बिटल है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट होता है। अब देखिए, जब दूसरा सोडियम एटम आएगा, ये एक सोडियम एटम है और ये दूसरा सोडियम एटम हम मान रहे हैं ये क्रिस्टल बना रहा सोडियम। सो दूसरा सोडियम एटम यहाँ पर आया, एक दूसरे के साथ इन्फ्लुएंस किया, ये वैलेंस शेल जो है ये इन्फ्लुएंस किया और ये बनाया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हम सिर्फ ध्यान देंगे ये जो वैलेंस एनर्जी लेवल है इसमें क्या हो रहा है, इसी पे हम ध्यान देंगे, क्योंकि यही जो है यही बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर जब 2 एटम्स मिल रहा है, एक साथ करीब आ रहा है, तो ये जो 3s एनर्जी लेवल है, ये 3s एनर्जी लेवल 2 पार्ट में स्प्लिट कर जाएगा। इस तरह से 2 पार्ट में स्प्लिट कर गया। अब हम क्या मानते हैं कि चलिए तीसरा एटम भी यहाँ पर आ गया, तीसरा एटम यहाँ पर आया, तो तीसरा एटम आने से यही जो है 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर जाएगा, यही एनर्जी लेवल 3 अलग अलग पार्ट्स में। इसी तरह से चौथा एटम आया तो क्या हुआ, ये एनर्जी लेवल 4 पार्ट में टूट गया, और फिर 5वां, 6ठा, 7वां, इस तरह से बहुत सारे सोडियम एटम एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहा है। क्योंकि आप देखिए एक एटम बगल वाले एटम को इन्फ्लुएंस करेगा जो कि उससे पहले ही इससे पहले वाले एटम से इन्फ्लुएंस्ड हो चुका है, वो उससे पहले वाले एटम से इन्फ्लुएंस्ड हो चुका है, वो उससे पहले वाले एटम से इन्फ्लुएंस्ड हो चुका है। तो इस तरह से ओवरऑल बहुत सारे एटम्स मिलके जब क्रिस्टल बनाता है तो जो वैलेंस ऑर्बिटल होता है वो सारे के वैलेंस ऑर्बिटल मिलके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। सब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो सभी मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। इस तरह से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की हम बात करें, उसका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ही क्लोज्डली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट कर जाता है, बहुत कम होता है इनके बीच का गैप। तो इस तरह से आप ये पाएंगे कि यहाँ पर हमें अलग अलग इस तरह से डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स ना मिलके लगभग एक बैंड जैसा यहाँ पर मिलता है, जिनके बीच का एनर्जी लेवल्स जो है ये एनर्जी लेवल का गैप जो है बहुत कम होता है, मतलब स्पेसिंग जो है ये स्पेसिंग बहुत क्लोज होता है। ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि 2 इन्फ्लुएंसिंग एटम्स जितना क्लोज आता है, मान ले 2 एटम्स का जो ये वैलेंस ऑर्बिटल है, बाहर वाला ऑर्बिटल है, ये एक दूसरे को इस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है, जस्ट इन्फ्लुएंस करना शुरू किया है। तो यहाँ पर जो अलग अलग एनर्जी लेवल बनेगा, ये अलग अलग एनर्जी लेवल के बीच का गैप जो है ये गैप बहुत कम होगा, अंदर का गैप, इन दोनों के बीच का गैप कम होगा। लेकिन ये जितना क्लोज आते जाएगा, एक दूसरे के जितना क्लोज आते जाएंगे, जैसे कि ये वाला इस तरह का एग्जांपल देखें, बहुत क्लोज आ गया। अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये जो गैप है ये गैप थोड़ा बढ़ जाएगा। एनर्जी लेवल का ये जो गैप है ये गैप कम ना होके थोड़ा सा बढ़ेगा यहाँ का गैप। सो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे एटम्स मिलके जो क्रिस्टल बना रहा है, उस क्रिस्टल में जितने एटम्स होंगे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हुए, या क्रिस्टल में जितने एटम्स होंगे,
तो ये जो एनर्जी लेवल का स्प्लिटिंग है वो उतने पार्ट्स में होगा, उतने अलग अलग एनर्जी लेवल में ये टूट जाएगा। और एटम्स जितने करीब होंगे, ये जो बैंड जैसा बन रहा है उस बैंड का विड्थ उतना ज़्यादा होगा। अब इस लॉजिक से देखा जाए तो हमें अलग अलग तरह के सिचुएशंस मिलेंगे। जैसे कि हो सकता है कि किसी एक एलिमेंट या मटेरियल कह ले, उसके केस में क्या हो रहा है, जो वैलेंस बैंड है, मतलब जो वैलेंस ऑर्बिटल सारे मिलकर बॉन्ड बनाकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया है, वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अलग अलग पार्ट में स्प्लिट किया है, उसके कारण वो जो बैंड जैसा प्रतीत हो रहा, अपीयर हो रहा है, तो वो बैंड उसे मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। चलिए, ये है वो बैंड, एनर्जी बैंड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वैलेंस ऑर्बिटल के मिलने के कारण जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी बैंड, तो इसे हम वैलेंस बैंड कहेंगे, वैलेंस बैंड। अब देखिए, इसके ऊपर वाला जो बैंड होगा, इसके ऊपर वाला मतलब जैसे कि अगर सोडियम का ही केस कंसीडर कर ले, तो ये पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये तीसरा शेल जो कि वैलेंस शेल है। अब इससे ऊपर भी तो शेल्स हैं, जैसे कि चौथा, पांचवा, छठा, भले ही उसमें ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स न रहे, लेकिन एक्साइटेड होगा तो उन्हीं एनर्जी लेवल्स पे इलेक्ट्रॉन जाता है। अब देखिए, जब दो एटम्स करीब आते हैं तो तीसरा जो ये शेल है, ये ओवरलैप करने से पहले ही पांचवा, चौथा, छठा, सातवां, ये सारे जो शेल्स है, ये उससे पहले ही ओवरलैप कर रहा है। जो पहले ही ओवरलैप कर रहा, तो उसके भी तो अपने एनर्जी लेवल्स थे, वो भी तो स्प्लिट कर रहा था, तो वो भी स्प्लिट करके बैंड बनाता है। तो यहाँ पर उस बैंड को, इससे ऊपर वाले बैंड को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, इससे ऊपर वाला ये बैंड, जिसमें कि जो कि वैलेंस ऑर्बिटल के कारण नहीं बना हुआ, बल्कि उसके ऊपर वाले ऑर्बिटल्स के कारण बना हुआ है, जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जिसमें नहीं होता है। एक सिचुएशन हो सकता है कि इन दोनों के बीच एक गैप रहे, मतलब एनर्जी लेवल्स में इन दोनों के बीच एक गैप हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों बैंड्स जो है, मैं थोड़ा सा कलर यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, तो हो सकता है ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि वैलेंस बैंड जो है, वैलेंस बैंड और इसके ऊपर वाला जो बैंड है, इसके बीच कोई गैप ना हो, बल्कि ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप्ड हो जाए। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप्ड हो जाए, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। क्योंकि जितना वो करीब आते जाएगा, बैंड विड्थ जो है, ये विड्थ बढ़ता जाएगा, बढ़ते 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 हो सकता है ये एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इससे ऊपर वाला बैंड इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, चूंकि इससे पहले वाला जो बैंड है उसका इंटरैक्शन उससे पहले ही शुरू हो गया था। जैसे ये थर्ड बैंड की बात करें, ये अगर फोर्थ बैंड है या फोर्थ शेल के कारण बना हुआ बैंड है, तो फोर्थ अगर थर्ड के साथ ओवरलैप कर रहा है तो उससे पहले ही फिफ्थ फोर्थ के साथ ओवरलैप कर चुका होगा, क्योंकि उसका जो इंटरैक्शन है, फिफ्थ का जो इंटरैक्शन है दो एटम्स के बीच का, फिफ्थ शेल का इंटरैक्शन, वो पहले ही हो चुका होता है और उसका वाइडनिंग पहले से होना शुरू हो जाता है। तो मोस्टली ये जो पहला वाला बैंड है, ये भी इसके साथ ऑलरेडी ओवरलैप्ड हो चुका होगा, अगर फोर्थ बैंड थर्ड बैंड के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आगे ये काम आएगा। अब देखिए, ऐसे केस में क्या होता है, इन दोनों केसेस में डिफरेंस क्या है। देखिए, मान ले कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी लेवल्स में क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स पे रह सकता है। ग्राउंड स्टेट में भले ही अभी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ना हो, लेकिन एक्साइटेड होने से यहाँ पर पहुँच सकता है। तो इन जगहों पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर उन इलेक्ट्रॉन्स को, इन एनर्जी लेवल्स के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिले, सफिशिएंट एनर्जी मिले, तो ये जंप करके यहाँ पर पहुँच सकता है। और यहाँ के केस को अगर आप देखें, इस वाले केस को अगर देखें जहाँ पर ओवरलैपिंग हो रहा है, ओवरलैपिंग वाले केस में अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए सफिशिएंट जंप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स
जो इलेक्ट्रॉन्स इस वैलेंस ऑर्बिटल में था, जो बॉन्डेड ऑर्बिटल में था, यहाँ से ऊपर जाने के लिए इसके पास क्लोज स्टेप्स अवेलेबल है, क्योंकि दो बैंड्स जो है ये बैंड्स ओवरलैप कर चुका है। बैंड्स ओवरलैप करने के कारण ये बड़े आसानी से ऊपर वाले बैंड में पहुंच सकता है, क्योंकि हर बैंड में जो एनर्जी लेवल्स है वेरी क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट करता है। मतलब दो लेवल्स के बीच का जो एनर्जी गैप होता है बहुत कम होता है। यहाँ पर देखिए एक सफिशिएंट गैप मौजूद है, इसे इलेक्ट्रॉन को जंप करके जाना होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट एनर्जी होना होगा इस गैप को जंप करने के लिए, तब जाके इलेक्ट्रॉन निचले वाले बैंड से ऊपर वाले बैंड में जा सकता है। इस जगह को कहा जाए फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, एनर्जी गैप, क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है और रिक्वायर्ड एनर्जी लेवल यहाँ पर है ही नहीं इलेक्ट्रॉन के रहने के लिए, इसीलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह नहीं सकता। ये रीजन जो है फॉरबिडन है, इसीलिए इसे फॉरबिडन एनर्जी गैप कहा जाता है। सो इलेक्ट्रॉन को निचले वाले बैंड से ऊपर वाले बैंड में जाने के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी चाहिए, जो कि इस वाले केस में जो है नहीं। मतलब इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से ऊपर वाले बैंड में जा सकता है, क्योंकि क्लोजली पैक्ड एनर्जी लेवल्स है, तो धीरे धीरे स्टेप वाइज ये ऊपर चढ़ते जाएगा। और ये थर्ड से अगर फोर्थ बैंड में जा सकता है तो फोर्थ से फिफ्थ में भी जा सकता है, क्योंकि फिफ्थ भी ओवरलैप्ड हो चुका है फोर्थ के साथ, वहाँ से सिक्स्थ में, इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकता है। बस यही जो है, यही कॉन्सेप्ट है एक इंसुलेटर का, कंडक्टर का और जो सेमीकंडक्टर है इनके बीच के डिफरेंस का। यहाँ से देखिए, अगर एक सिचुएशन मैं ये ड्रॉ करता हूँ जहाँ पर कि वैलेंस बैंड जो है, हाँ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसे अगर हम वैलेंस बैंड कहते हैं, ये अगर वैलेंस बैंड हुआ तो इसे कहा जाता है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, इसके ऊपर वाले बैंड को। तो यहाँ पर अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच ओवरलैपिंग होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से फ्री हो सकता है, तो ऐसे केसेस में ये जो है, ये जो ओवरलैपिंग है, ऐसे केसेस में हमें जो सॉलिड मिलता है वो बड़ा अच्छा कंडक्टर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्री हो सकता है। और कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मेन रीज़न होता है। तो जब ओवरलैपिंग होता है तो उस समय हमें जो सॉलिड मिलता है ये अच्छा कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। और ऐसा हो सकता है कि इनके बीच का जो गैप है, ये गैप, ये हो गया कंडक्शन बैंड, माफ़ कीजिएगा वैलेंस बैंड, और ये हो गया कंडक्शन बैंड। इनके बीच अगर बहुत ज़्यादा गैप हुआ, ये जो गैप है ये अगर ह्यूज हुआ, तो फिर उस समय हमें मिलता है इंसुलेटर। एक एग्जांपल लेते हैं, डायमंड का एग्जांपल हमने लिया था। तो डायमंड के केस में, इन केस ऑफ डायमंड, ये जो एनर्जी गैप होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये एनर्जी गैप लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, बहुत ज़्यादा माना जाता है इसे। और अगर इन दोनों बैंड्स के बीच, ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इनके बीच का गैप अगर बहुत कम होता है तो फिर इसे माना जाता है सेमीकंडक्टर। हमने जर्मेनियम का एग्जांपल लिया था, तो जर्मेनियम में जो ये बैंड गैप होता है ये लगभग 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। सिलिकॉन भी एक सेमीकंडक्टर है, उसमें ये बैंड गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो ये इस तरह के सिचुएशन में जब बैंड गैप कम होता है तो हमें सेमीकंडक्टर मिलता है। सेमीकंडक्टर मतलब सफिशिएंट एनर्जी अगर इसे मिले, थोड़ा सा एनर्जी मिले, तो इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके कंडक्शन बैंड में जा सकता है और वो इलेक्ट्रिसिटी को सपोर्ट कर सकता है। लेकिन इंसुलेटर के केस में इसे बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तब जाके ये कंडक्शन बैंड में जाएगा और फिर इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट कर पाएगा।
इसीलिए जो इंसुलेटर होता है, बैड कंडक्टर्स होते हैं, उसमें अगर हम वोल्टेज प्रोवाइड करें अक्रॉस द कंडक्टर तो बहुत 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 कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर फ्लो करता है, जो कि नेग्लिजिबल होता है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस मेजरेबल नहीं होता है, बहुत बहुत कम होता है, एक नॉर्मल डिवाइस से मेज़र नहीं किया जा सकता और उसका कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस नहीं होता, इसीलिए हम मानते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता ही नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, बहुत कम अमाउंट में, नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है। सफिशिएंट एनर्जी मिले तो फिर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो सेमीकंडक्टर है, इस सेमीकंडक्टर के जो बैंड्स है, जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है, इसके बीच जो कम डिस्टेंस है, इसके कारण इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ जब इसमें इम्प्यूरिटी मिला दिया जाता है सेमीकंडक्टर में, तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, और ये जो सेमीकंडक्टर में बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ है, वो कैसा प्रॉपर्टीज़ है और इससे किस तरह के डिवाइसेस बनते हैं, इसके लिए मैं आपको स्टैंडर्ड 12th का जो सेमीकंडक्टर मटेरियल और डिवाइसेस चैप्टर का प्लेलिस्ट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। वहाँ क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट को विज़िट कीजिए, वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे रिलेटेड टॉपिक मिलेगा। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।